Hello guys, welcome to another video lecture from Azdee Academia, and in this lecture we will discuss about carbohydrate metabolism and how cellular respiration takes place inside carbohydrate metabolism. So the idea of cellular respiration is that we take some food in our diet, our body digests that food and breaks it down into nutrients, and then there is a set of metabolic reactions in our body which acts on those nutrients and converts the chemical energy present in them into the energy currency our body can utilize, and that energy currency is ATP. तो सेलुलर रेस्पिरेशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आप डाइट में कोई फूड स्टफ इनटेक करते हैं, वो आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होते हैं और उनके अंदर जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है ATP में। ठीक है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो उसमें 4 स्टेप्स हैं बेसिकली, जो कि हैं ग्लाइकोलाइसिस, पीडीएच रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। These 4 reactions are sequential. That means ये एक सीक्वेंस में होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि क्रेब्स साइकिल पहले हो जाए और पीडीएच रिएक्शन बाद में हो जाए। ठीक है, ये सीक्वेंस वाइज होते हैं, वन आफ्टर अनदर, और इनके नतीजे में होता ये है कि आप ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं जो कि आपकी डाइट से आपको मिलता है, और आप एटीपी पर फिनिश करते हैं, यानी आप एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक भी है, उसमें बेसिकली ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है पायरूवेट में। हम ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरूवेट के 2 मॉलिक्यूल्स हासिल करते हैं एक्चुअली। पीडीएच रिएक्शन में ये होता है कि उस पायरूवेट को यूज़ किया जाता है और एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो होता है पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और उसका जो रिएक्शन का नाम है उसको हम पीडीएच रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअली लिंक करता है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को आपस में। वो इस तरह से कि आप देख रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो है पायरूवेट, और क्रेब्स साइकिल का जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है वो आपके पास है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये पीडीएच रिएक्शन करता ये है कि ग्लाइकोलाइसिस का जो लास्ट मॉलिक्यूल है पायरूवेट, उसको कन्वर्ट करता है क्रेब्स साइकिल के फर्स्ट मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो चूँकि क्रेब्स साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही स्टार्ट हो सकता है, पायरूवेट से स्टार्ट नहीं हो सकता, और ये हेल्प कर देता है पायरूवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करके क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट होने में हेल्प कर देता है। तो इसलिए हम इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को आपस में लिंक कर रहा है। ठीक हो गया। अब क्रेब्स साइकिल के नतीजे में आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिलता है एटीपी, जो कि आपको वैसे ही चाहिए था, जिसके लिए आप ये पूरा प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा एनएडीएच और एफएडीएच। अब एटीपी तो आपको चाहिए जो कि आपकी बॉडी यूज़ करती है डायरेक्टली। एनएडीएच और एफएडीएच जो हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी में बाय अनदर प्रोसेस वी कॉल एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक हो गया। तो ये चारों रिएक्शंस जो हैं ये वन आफ्टर अनदर परफॉर्म होते हैं, और एंड रिज़ल्ट ये है कि आपको एटीपी प्रोड्यूस होता है आपके फूड स्टफ से, ग्लूकोज से, जो कि हमें चाहिए होता है। हम वन बाय वन इन तमाम रिएक्शंस को, इन तमाम पाथवेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जो हमारा आज का प्रोसेस है या हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो ग्लाइकोलाइसिस है, विच इज़ द स्टेप नंबर 1 ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। So let's talk about glycolysis. Glycolysis basically इस लफ्ज़ के 2 हिस्से हैं, ग्लाइको एंड लाइसिस। ग्लाइको मीनिंग ग्लूकोज एंड लाइसिस मीनिंग ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे और प्रोड्यूस क्या करेंगे, प्रोड्यूस आप करेंगे पायरूवेट, और पायरूवेट के 2 मॉलिक्यूल आप प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से। ठीक हो गया। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है इट इज़ बेसिकली a series of enzymatic reactions. इसमें टोटल 10 reactions होते हैं. We can say that it is a series of 10 enzymatic reactions where glucose is broken down into 2 molecules of pyruvate along with the production of energy, that is ATP, right? और इन ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप्स में से जो आपके 7 स्टेप्स हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, उनको रिवर्स किया जा सकता है, जबकि आपके 3 स्टेप्स इरिवर्सिबल होते हैं, जिनको हम इरिवर्सिबल स्टेप्स कहते हैं कि उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं।
राइट। उसके अलावा ग्लाइकोलिसिस जो है ये आपके सेल्स में होता है, आपकी बॉडी के तमाम सेल्स में होता है और ये साइटोप्लाज्म में होता है। दैट मीन ग्लाइकोलिसिस जो है इसको परफॉर्म होने के लिए कोई ऑर्गेनेल नहीं चाहिए। जैसे क्रेब्स साइकिल जो है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्रेब्स साइकिल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है जो आपको चाहिए होती है, बट ग्लाइकोलिसिस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल योर सेल्स। इसके लिए कोई ऑर्गेनेल आपको नहीं चाहिए। ग्लाइकोलिसिस दूसरा पॉइंट इसका ये है कि एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक तब होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनारोबिक होगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी इसके लिए ऑक्सीजन का होना भी ज़रूरी नहीं है। ऑक्सीजन हो तो भी चल जाएगा, नहीं हो तो भी चल जाएगा। ऑक्सीजन हो तो उसको हम एरोबिक ग्लाइकोलिसिस कहते हैं और उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो पायरूवेट है, और ऑक्सीजन ना हो तो उसको हम एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस कहते हैं और उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो लैक्टेट होता है। पायरूवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। एक रिएक्शन यहाँ पर और आ जाता है इन केस ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस को बेसिकली आप इस तरह से देखें कि ये आपके पास ग्लाइकोलिसिस हम कर क्यों रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, हमें एटीपी मिले। जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उसके बिज़नेस के स्टार्ट में आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने बिज़नेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कोई ना कोई पैसे डालने पड़ते हैं। और अगर आपका बिज़नेस चल जाए, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफन एक अच्छा बिज़नेस मॉडल चल जाता है, तो उसके नतीजे में आपको इन्वेस्टमेंट डबल होके मिलती है, यानी आपको वापस वो पैसे मिलते हैं जो कि आपने डाले हैं। तो ग्लाइकोलिसिस को भी आप उसी तरह एक बिज़नेस इन्वेस्टमेंट मॉडल के तौर पे कंसीडर करें कि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा बायोकेमिकल पाथवे है जिसमें हमें कुछ एनर्जी जो है इसमें कंज्यूम करनी पड़ती है, कुछ एनर्जी हमें इसको देनी पड़ती है चलाने के लिए, और नतीजे में ये हमें उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक अ गुड बिजनेस मॉडल। ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स हैं और उन 10 स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप है वो आपके पास ये है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इससे पहले हम ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल आया कहाँ है, कहाँ से है सेल के अंदर और किस तरह से आया है। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उस लेक्चर का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। डाइजेशन में आपने ये देखा था, जब आप अपनी डाइट में कोई कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो बेसिकली हमारी बॉडी उनको ब्रेक कर देती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। ग्लूकोज के अलावा किसी हद तक आपको गैलेक्टोज भी मिल सकता है और आपको फ्रक्टोज भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको ग्लूकोज मिलता है। वो ग्लूकोज फिर आपकी ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि उस ब्लड ग्लूकोज ने ब्लड से जाना है इनटू द सेल। यहाँ पर काम करता है इंसुलिन। आपका पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज़ करता है और सेल्स जो हैं, वो सेल जिसके अंदर ग्लूकोज एंटर होना चाहता है, उस सेल के ऊपर एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहते हैं। तो इंसुलिन जब पैनक्रियाज के बीटा सेल्स रिलीज़ करते हैं तो इंसुलिन बेसिकली उस सेल के ऊपर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है ब्लड से सेल में जा सकता है। ठीक है। तो वो ये ग्लूकोज है जो कि ब्लड से सेल में आया है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू इन रिस्पॉन्स टू इंसुलिन। तो अब हम ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स जो हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज़ द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दिस स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। बोथ आर द सेम एंजाइम बेसिकली विद अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन देम। उन दोनों का डिफरेंस भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में किस तरह कन्वर्ट हुआ और उसकी क्या ज़रूरत थी कन्वर्ट करने की। तो ये एंजाइम देखें, हेक्सोकाइनेज। हेक्सो का मतलब है कि इट विल एक्ट ऑन हेक्सोसिस। ग्लूकोज इज़ एन हेक्सोज कंटेनिंग 6 कार्बन एटम्स। ग्लूकोज के अलावा आपके पास फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी हेक्सोसिस होते हैं, लेकिन ग्लूकोज हेक्सोज है तो ये हेक्सोकाइनेज उस पर एक्ट करेगा। और काइनेसिस हम ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। और इस केस में ये हेक्सोकाइनेज फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम एटीपी ऑन टू द कार्बन नंबर 6 ऑफ ग्लूकोज। यानी इस एंजाइम ने क्या, इसने एटीपी से एक फॉस्फेट लिया और वो एटीपी जो कि पहले
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, उसके पास 3 फॉस्फेट थे, अब वो कन्वर्ट हो गया है एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। और वो एक फॉस्फेट गया कहाँ, उसको लगा दिया गया ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे, प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट। सो दिस इज व्हाट काइनेजेस डू, ट्रांसफर फॉस्फेट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है। और अब हम डिस्कस करते हैं कि ये रिएक्शन परफॉर्म करने की ज़रूरत क्या थी। इसकी ज़रूरत ये थी कि ग्लूकोज एक दफ़ा सेल के अंदर आ तो गया है, लेकिन वो वापस बाहर ना जाए, क्योंकि वो वापस बड़े आराम से बाहर भी जा सकता है, जिस ट्रांसपोर्टर से आया था उसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू वापस जा सकता है। तो ग्लूकोज को सेल से वापस बाहर जाने से रोकने के लिए उसके साथ बेसिकली ये फॉस्फेट अटैच कर दिया जाता है, ताकि ग्लूकोज की थोड़ी सी शेप चेंज हो जाए, और इससे फॉस्फेट अटैच करने से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बनता है ये थोड़ा सा पोलर मॉलिक्यूल भी होता है। और आप लोग जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये जो पहला स्टेप है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने का, जो बेसिक मकसद है वो ये है कि ग्लूकोज एक दफ़ा सेल के अंदर आ तो गया है, लेकिन ये वापस ना जा सके सेल से, ठीक है, इसकी एग्जिट ना हो सके। अब डिस्कस करते हैं कि एंजाइम हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज क्या एक हैं या डिफरेंट हैं, या इनमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये एंजाइम एक ही हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। ये ग्लूकोकाइनेज जो है ये बेसिकली हेक्सोकाइनेज की एक टाइप है। हेक्सोकाइनेजेस आपके पास 4 टाइप्स के होते हैं, हेक्सोकाइनेज 1, 2, 3 एंड 4, और उसमें से जो हेक्सोकाइनेज 4 है वो उसको आप कहते हैं ग्लूकोकाइनेज, ठीक हो गया। कुछ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। हेक्सोकाइनेज, जैसा उसके नेम से पता लग रहा है कि ऐसा काइनेज जो कि तमाम हेक्सोसिस पर एक्ट कर सकता है, वो ग्लूकोज पर भी एक्ट कर सकता है, जो कि आपको एक्ट करता नज़र आ रहा है, वो फ्रक्टोज पर भी एक्ट करेगा, गैलेक्टोज पर भी एक्ट करेगा, क्योंकि वो भी हेक्सोसिस हैं। यानी ये एक जनरल एंजाइम है जो कि तमाम हेक्सोसिस पर एक्ट कर सकता है, जबकि ग्लूकोकाइनेज उसके नाम से शो हो रहा है, इट विल ओनली एक्ट ऑन ग्लूकोज, एक ऐसा काइनेज जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ कर सकता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि हेक्सोकाइनेज जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, बॉडी के तमाम सेल्स में ये पाया जाता है, जबकि ग्लूकोकाइनेज जो है ये सिर्फ आपका प्राइमरीली लिवर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा डिफरेंस लोकेशन का हो गया। और तीसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि हेक्सोकाइनेज जो है ये ग्लूकोज की लो कॉन्सेंट्रेशंस पर एक्टिव होता है, जबकि ग्लूकोकाइनेज जो है ये ग्लूकोज की हाई कॉन्सेंट्रेशंस पर एक्टिव होता है। दैट मीन्स आपने डाइट में कोई कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक किए, आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो गया अचानक से, तो तब ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए कौन सा एंजाइम एक्टिव होगा जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, दिस ग्लूकोकाइनेज। और जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तब आपका एक्टिव होगा हेक्सोकाइनेज, ठीक हो गया। सो दीज आर सम डिफरेंसेस जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। एंड दिस इज़ योर स्टेप नंबर 1। एंड इन दिस स्टेप यू हैव कंज्यूम्ड सम एनर्जी, आपने कुछ एनर्जी लगाई है। जैसे हम कह रहे थे किसी बिज़नेस चलाने के लिए आपको उसमें कुछ पैसे डालने पड़ते हैं, तो ये वो स्टेप है जिसमें आपने कुछ पैसे डाले हैं, आपने कुछ ATP जो है यहाँ पर लगाया है, जैसे आप पैसे लगाते हैं, ठीक है। In the next step, glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate. This is a simple reaction catalyzed by the enzyme phosphoglucose isomerase. और यहाँ पर ये आइसोमरेज एंजाइम जो है ये एक आइसोमरेज ग्लूकोज को दूसरे आइसोमरेज फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। आप जानते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर्स हैं, तो उनको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो आपको होता है आइसोमरेज, और स्पेसिफिकली फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। एंड दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि हमने बात की थी कि 7 रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस के रिवर्सिबल होंगे और 3 जो हैं वो इरिवर्सिबल होंगे, और ये पहला रिएक्शन था। उन 3 में से ये पहला रिएक्शन है जो कि इरिवर्सिबल है, इसलिए मैंने इसको एक डिफरेंट कलर एरो, रेड एरो से शो किया है। ये जो आपको रेड एरो से 3 रिएक्शन शो हो रहे हैं ये इरिवर्सिबल हैं, जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में होंगे, और बाकी तमाम जो ब्लू एरोज़ के स्टेप हैं ये रिवर्सिबल हैं, दोनों डायरेक्शंस में हो सकते हैं। The third step is a very important step in glycolysis, in which fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-bisphosphate, and the enzyme responsible for this reaction is phosphofructokinase. And this is also a kinase, that means this will also transfer a phosphate group from one molecule to another molecule. And what this phosphofructokinase, also known as PFK, does is that it takes one phosphate from this ATP, and this ATP is converted into ADP, that means adenosine triphosphate,
is converted into adenosine diphosphate. Only 2 phosphates remain. So what happens to the phosphate it takes from here? That phosphate is attached to the carbon number 1 of this fructose. आप देख सकते हैं कि ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, इसके अंदर सिर्फ एक फॉस्फेट था जो कि एक 6 पोजीशन पर प्रेजेंट था, जबकि ये जो है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इसके अंदर 2 फॉस्फेट है, 1 पर भी है और 6 पर भी है। 6 पर तो पहले से था, 1 पर इस एंजाइम ने अटैच किया है उसको ATP से लेकर। ठीक है, तो ये जो बिस है आपका बिस फॉस्फेट, इसका मतलब होता है 2 फॉस्फेट। और आप लोग देख सकते हैं कि एक 6th वाला फॉस्फेट जो कि ऑलरेडी था और एक ये वाला फॉस्फेट जो कि इस ATP से लिया गया है बाय दिस एंजाइम। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक हो गया, सही। उसके बाद जो आपका 4th रिएक्शन है दैट इज़ अ स्प्लिटिंग रिएक्शन। ठीक है, अच्छा तीसरे स्टेप पे वापस आएँ। तीसरे स्टेप में आपका एक ATP यूज़ अप हो रहा है, यानी अभी तक आपने 2 ATP को यूज़ किया है। एक ATP यूज़ किया है आपने स्टेप नंबर 1 में और एक ATP यूज़ किया है आपने स्टेप नंबर 3 में। ठीक है, कमिंग बैक टू द 4th स्टेप, द 4th स्टेप इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। यानी ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो था ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, इसके अंदर 6 कार्बन थे, वो ब्रेक हो गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको आप गैप कह सकते हैं, इसके अंदर भी 3 मॉलिक्यूल्स हैं, एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट जिसको आप डैप कह सकते हैं, इसके अंदर भी 3 मॉलिक्यूल्स हैं। एंड द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हेयर आर एल्डोजेस। इनको एल्डोजेस इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये स्टेप जो है ये भी रिवर्सिबल है, और अगर हम इसको रिवर्स करें यानी गैप और डैप इन दोनों को मिलाकर वापस फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट प्रोड्यूस करें, सो दिस विल बी एन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड दैट्स व्हाई द नेम एल्डोजेस, राइट। अच्छा जी, दिस इज़ योर स्टेप नंबर 4। अब आगे का जो ग्लाइकोलिसिस है वो बेसिकली सिर्फ प्रोसीड करता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट गैप से, यानी जो आगे के आपके ग्लाइकोलिटिक रिएक्शंस हैं वो सिर्फ गैप के थ्रू चल सकते हैं, इस डैप के थ्रू नहीं चल सकते। इसलिए किया क्या जाता है कि ये जो आपका डैप था इसको भी गैप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी इसके ब्रेक होने से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के ब्रेक होने से ये 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे, और जो दूसरा मॉलिक्यूल ये था ये ग्लाइकोलिसिस में यूज़ नहीं हो सकता था, इसलिए इसको भी कन्वर्ट कर दिया इसमें, तो आपके पास ये 2 गैप प्रोड्यूस हो गए। तो इस तरह से ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करके आपने 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी 2 गैप्स के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर लिए। और ये जो आगे के रिएक्शंस हैं आपको देखने को ये नज़र आ रहे हैं तमाम, ये सिंगल गैप के रिएक्शंस हैं, यानी एक ग्लाइसरल्डिहाइड जो है वो उसके आगे ये तमाम रिएक्शंस चलेंगे। ठीक है, और एक्चुअल में हमने बात की है कि एक दूसरा गैप भी होता है, 2 गैप होते हैं, तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये तमाम जो यहाँ पर आपके रिएक्शंस हैं ये 2 दफ़ा हो रहे हैं, दोज आर टेकिंग प्लेस ट्वाइस। ठीक है, सो इन द स्टेप नंबर 6 विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, your glyceraldehyde 3 phosphate gap is being converted into 1,3 bisphosphoglycerate. ठीक है, 1,3 bisphosphoglycerate, and the enzyme here is glyceraldehyde phosphate dehydrogenase. ठीक है, dehydrogenase. Now this is an important reaction because dehydrogenases are the enzymes which are responsible for the oxidation reduction reactions. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी। ये डिहाइड्रोजनेस एंजाइम जो है ये बेसिकली करता ये है कि इस गैप का जो कार्बन नंबर 1 है उसके ऊपर एक हाइड्रोजन अटैच है, आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में नज़र आ रहा होगा। इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करता है और ये इसको ट्रांसफ़र करता है NAD पॉजिटिव पर, और जब ये NAD पॉजिटिव पर इसको ट्रांसफ़र करेगा यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके, तो यहाँ पर NADH प्रोड्यूस हो जाता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स यहाँ पर गैप के कार्बन नंबर 1 पर ऑक्सीडेशन हो रही है, वहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहा जाता है रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि ये डिहाइड्रोजनेज जो है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
दूसरा काम ये एंजाइम क्या करता है, दूसरा काम ये एंजाइम करता है कि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज़ करता है और उसको इस कार्बन नंबर 1 पर अटैच कर देता है, जो कि पहले यहाँ पर फॉस्फेट नहीं था। तो इसने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज़ किया और उसको कार्बन नंबर 1 पर अटैच कर दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऑक्सीजन यहाँ पर कहाँ से आया, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O तो पहले से था, C डबल बॉन्ड O अभी भी है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, वो रिमूव हो गया, यहाँ पर ऐड हो गया। ये फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से आया, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आया। एक्चुअली इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व होता है और वाटर मॉलिक्यूल के दो हिस्से होते हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आयन और एक H+ आयन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है उसमें से जो OH ग्रुप है वो यहाँ पर अटैच होता है। यानी ओरिजिनली ये फॉस्फेट जब अटैच नहीं होता ये OH होता है और वाटर का H पॉजिटिव यहाँ पर है। ये OH यहाँ पर लगा होता है, तो उसकी वजह से ये आपका जो प्रोडक्ट है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, ये तब बहुत अनस्टेबल होता है और ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ पर फिर फॉस्फेट अटैच कर दिया जाता है उस OH को रिमूव करके। ठीक है, तो ये O इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर पहले वाटर का OH अटैच था, ठीक है, लेकिन वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल था एज अ होल। तो जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूटिलाइज करके यहाँ पर फॉस्फेट अटैच किया गया तो फिर ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया जिसका नाम है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पर बिस इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर दो फॉस्फेट हैं, एक कार्बन नंबर 3 पर जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट था और एक कार्बन नंबर 1 पर एक नया फॉस्फेट लगाया गया है। सो दिस इज हाउ ग्लिसरल्डिहाइड 3 phosphate is converted into 1,3-bisphosphoglitterate by the enzyme glyceraldehyde phosphate dehydrogenase, and in the result of this reaction you are also producing an NADH molecule। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि यहाँ पर गैप के एक्चुअली में दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी आगे जितने भी रिएक्शन होंगे वो बेसिकली दो दफ़ा हो रहे होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर NADH जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स एक रिएक्शन ये है, एक गैप और होगा जो कि जिस पर दोबारा ये एंजाइम एक्ट कर रहा होगा और उसके नतीजे में एक और NADH प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो दैट मीन्स यू आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग 2 NADH मॉलिक्यूल्स एज द रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन, राइट। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं विच इज स्टेप नंबर 7, एंड इन दैट स्टेप 1,3-bisphosphoglycerate is being converted into 3-phosphoglycerate and the enzyme responsible here is phosphoglycerate kinase। ठीक है, and kinases are those enzymes which take phosphate from one molecule and attach that on another molecule। So this kinase is basically taking a phosphate from here, this kinase is taking a phosphate from here and attaching it onto the ADP producing ATP। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको ये फॉस्फेट नज़र नहीं आ रहा, यानी इस काइनेज ने बेसिकली एक फॉस्फेट जो है यहाँ से एक हाई एनर्जी फॉस्फेट रिमूव किया है, ठीक है, और एक ATP प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, ये ATP कैसे प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ से एक फॉस्फेट को रिमूव किया गया और जब ADP पर उसको ऐड किया गया तो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको प्रोड्यूस हो गया और ये जो आपका प्रोडक्ट है 3-phosphoglycerate, यहाँ पर आपको एक फॉस्फेट जो है वो मिसिंग नज़र आ रहा है, जहाँ पर यहाँ पर पहले 2 फॉस्फेट थे, अब यहाँ पर एक फॉस्फेट है। एंड दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप वेयर यू हैव प्रोड्यूस्ड सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इन ग्लाइकोलाइसिस। ठीक हो गया, एंड दिस स्टेप इज़ ऑल्सो नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, राइट। So in the next step, step number 8, this 3-phosphoglycerate is being converted into 2-phosphoglycerate and the enzyme here is phosphoglyceromutase। ठीक है, ये एक सिंपल सा रिएक्शन है और म्यूटेज एंजाइम बेसिकली यहाँ पर कर ये रहा है कि फॉस्फेट को कार्बन नंबर 3 से जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है या ट्रांसफ़र किया जा रहा है कार्बन नंबर 2 पर, तो आप 3-phosphoglycerate से 2-phosphoglycerate प्रोड्यूस कर देते हैं। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप 2-phosphoglycerate is being converted into phosphoenol pyruvate, right? A water molecule is removed and the enzyme is enolase enzyme, right? This is your step number 9. And in the 10th step, this phosphoenol pyruvate is being converted into the pyruvate। यहाँ से एक फॉस्फेट जो है उसको रिमूव किया जा रहा है और उसको ADP के ऊपर जब अटैच करेंगे तो आप एक ATP प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप इन विच यू आर प्रोड्यूसिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड द एंजाइम हेयर इज पाइरुवेट काइनेज, सच अ काइनेज विच इज़ transferring this phosphate onto the ADP and producing adenosine triphosphate। So this is your 10th step and this is also an
irreversible step, that is why it is being drawn with the red arrow। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप्स हैं, ठीक है, उसमें से ये रेड एरो वाले जो 3 स्टेप्स हैं वो इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, और उनके ऊपर जो एंजाइम्स मैंने लिखे हैं वो आपके रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं ग्लाइकोलाइसिस के। ठीक है, आप देख सकते हैं कि तमाम एंजाइम्स जो हैं उनको मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, लेकिन ये 3 एंजाइम्स हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज, इनको मैंने ब्लू मार्कर से इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि ये थोड़े से स्पेशल एंजाइम्स हैं, रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं ग्लाइकोलाइसिस के। ठीक है, और इसी वजह से इनके साथ मैंने स्टार भी ड्रॉ किया है। और इस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के साथ मैंने 2 स्टार ड्रॉ किए हैं क्योंकि ये बेसिकली रेगुलेटरी एंजाइम तो है, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम भी है ग्लाइकोलाइसिस का। रेट लिमिटिंग का मतलब ये है कि ग्लाइकोलाइसिस कितना तेज़ चलेगा या कितना स्लो चलेगा, उसका रेट क्या होगा वो डिपेंड करता है इस एंजाइम, इस स्टेप पे। अगर ये स्टेप जो है जिसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, अगर ये स्टेप फास्ट हो जाएगा तो आपका पूरा ग्लाइकोलाइसिस फास्ट हो जाएगा, और अगर ये स्टेप स्लो हो जाएगा तो आपका पूरा ग्लाइकोलाइसिस स्लो हो जाएगा। इसलिए हम इसको कह रहे हैं रेट लिमिटिंग स्टेप, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का रेट डिटरमिन करता है। ग्लाइकोलाइसिस का रेट ये किस तरह से डिटरमिन करता है, और ये तीनों एंजाइम्स रेगुलेटरी एंजाइम्स क्यों हैं, किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। राइट, so this is the complete overview of glycolysis, in which glucose is being converted into pyruvate, 2 molecules of pyruvate, क्योंकि यहाँ पर ग्लाइसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो पायरुवेट के भी बेसिकली आपको 2 मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, हमने स्टार्ट में बात की थी कि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है। तो ये जो आपका ग्लाइकोलाइसिस है जिसका एंड प्रोडक्ट पायरुवेट है, दिस इज़ बेसिकली एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ऑक्सीजन की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होती ग्लाइकोलाइसिस में, लेकिन इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस तरह से होती है कि ये जो आपका स्टेप है जिसमें NADH प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और NAD पॉजिटिव आपका कंज्यूम हो रहा है, लेकिन आपके सेल ने करना क्या होता है कि NAD पॉजिटिव के लेवल्स मेंटेन करने होते हैं। तो ये रिवर्स किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH से वापस NAD पॉजिटिव बनाए जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या हैं, आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसके वो सेंटर्स हैं। ठीक है, तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में ग्लूकोज से प्रोड्यूस होता है पायरुवेट, जबकि एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में क्या होगा कि एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली ये होगा कि एक स्टेप यहाँ पर और ऐड हो जाता है कि पायरुवेट आपका कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में, और एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और आपने अक्सर गौर किया होगा कि जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं या जब हम हैवी जिम करते हैं, ठीक है, तो हमारे मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न यही होती है कि जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे मसल्स को या मसल्स के सेल्स को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, इसीलिए हम ज़ोर ज़ोर से सांस भी ले रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि सेल्स काम ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, यानी एनारोबिक कंडीशंस हो रही हैं। तो उन एनारोबिक कंडीशंस में होता यह है कि पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और मसल्स में अगर थोड़ा बहुत लैक्टेट हो उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लैक्टेट स्टोर होना शुरू हो जाए तो फिर उससे मसल सोरनेस होती है, यानी आपके मसल्स में आपको पेन फील होती है। तो उसकी रीज़न यही होती है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, और लैक्टिक एसिड के स्टोर होने से जो आपको पेन होती है उस कंडीशन को हम लैक्टिक एसिडोसिस कहते हैं। ठीक हो गया, राइट। सो दिस इज़ अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, और उसके बाद हम अगर बात करें एनर्जेटिक्स की कि ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी प्रोड्यूस किस तरह से हो रही है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के बेसिकली 2 स्टेजेस होते हैं या फेजेस होते हैं। स्टेज नंबर 1 इज़ द एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज, जिसमें हम एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, एंड स्टेज नंबर 2 इज़ द एनर्जी जनरेशन स्टेज, जिसमें हम एनर्जी जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की, जिसमें जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो उसमें जो आपका एनर्जी इन्वेस्टमेंट फ़ेज़ है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी आपने एनर्जी इन्वेस्ट की, यहाँ पर आपने एक ATP यूज़ किया और आपने यहाँ पर एक ATP यूज़ किया, यानी आपने 2 ATP यूज़ किए। ATP आपने प्रोड्यूस कितने किए, तो ये जो नीचे वाले रिएक्शंस हैं ये हैं आपके
एटीपी जनरेशन स्टेज या एनर्जी जनरेशन स्टेज। इसमें आप देखें कि आपने कितने एटीपी प्रोड्यूस किए हैं। एक एटीपी आपको यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि 2 गैप के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए थे, तो ये तमाम रिएक्शंस 2 दफ़ा हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर भी 2 एटीपी प्रोड्यूस होंगे और यहाँ पर भी 2 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं कि एटीपी प्रोड्यूस कितने हुए हैं। 2 एटीपी यहाँ पर प्रोड्यूस हुए, 2 एटीपी यहाँ पर प्रोड्यूस हुए। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? और प्रोड्यूस हो रहे हैं NADH, 2 NADH। एक NADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाता है, एक NADH, तो ये आपको 2.5 ATPs प्रोड्यूस करके दे सकता है। ठीक है, यानी एक NADH अगर 2.5 ATPs प्रोड्यूस करता है तो 2 NADH कितने ATP प्रोड्यूस करेंगे? 5 ATPs। यानी 2 ATPs ये हैं, 2 ATPs ये हैं, 4 ATPs हो गए, और 5 ATPs आपके पास ये हैं, तो 4 ये और 5 ये आपके पास हो गए टोटल 9 ATPs। ठीक है, 4 ATPs these एंड 5 ATP आपके पास यहाँ से आए, तो 4 + 5 9 ATPs आपके जो हैं 4 and yes 2 ATPs 4 and 4 plus 5 ATPs you get as a result of 2 NADPH oxidation into the electron transport chain, total 9 ATPs। और आपने यूज़अप कितने किए? यूज़ किए थे आपने 2 ATP, एक स्टेप नंबर 1 में और एक स्टेप नंबर 3 में। तो जब आप 9 ATPs में से 2 ATPs को माइनस कर देंगे क्योंकि वो आपने यूज़ किए हैं, तो नेट ATP प्रोडक्शन कितनी होगी? 7। ठीक है, 9 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो 7 ATPs जो हैं वो आपके नेट प्रोडक्शन उनकी हुई है। और ये हम डिस्कस कर रहे थे इन केस ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, यानी हम कह सकते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलिसिस द नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP इज़ 7 ATPs। एंड इफ़ वी डिस्कस द एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, तो उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका NADH जो है वो तो यूटिलाइज हो नहीं सकता, तो सिर्फ ये 4 ATPs प्रोड्यूस होते हैं इन केस ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में 2 ATPs ये और 2 ATPs ये, सिर्फ 4 ATP प्रोड्यूस होंगे। इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, और जो आपके कुछ सेल्स होते हैं जैसा कि आपके कॉर्निया के सेल्स हैं या आपके RBCs हैं, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया लैक करते हैं। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया लैक करेंगे तो उनके अंदर ये NADH ATP में कन्वर्ट नहीं हो सकता और उनके लिए जो एनर्जी सोर्स है वो सिर्फ ये ATP रह जाता है। तो अगर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो उसमें 4 ATP ये प्रोड्यूस हुए और कंज्यूम हुए थे 2, तो नेट ATP प्रोडक्शन कितनी हो गई? 2। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन केस ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस द नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP is 2 ATPs, while in case of aerobic glycolysis the net production of ATPs are 7 ATPs। ठीक है, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में आपको ज़्यादा ATP मिलते हैं 7, जबकि एनारोबिक में आपको सिर्फ 2 मिलते हैं। तो ये बात हो गई एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस की। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और आप डिस्कस कर सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस आपने स्टार्ट किया था ग्लूकोज से, और ग्लूकोज आपको प्रोड्यूस हुआ था कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के नतीजे में। लेकिन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जब होती है तो उसके रिज़ल्ट में आपको मोनोसैकराइड्स मिलते हैं जिसमें से 80% जो है वो ग्लूकोज होता है, लेकिन गैलेक्टोज और फ्रक्टोज भी हो सकते हैं। तो वो किस तरह से ग्लाइकोलिसिस में एंटर होंगे? एक्चुअली जो आपको फ्रक्टोज मिलता है डाइजेशन के नतीजे में, वो लिवर में जाकर स्टोर होता है और लिवर से फिर वो कन्वर्ट हो सकता है फ्रक्टोज इनटू फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट फिर कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फिर वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट डायरेक्ट यहाँ से एंटर हो जाता है इस स्टेप में। सिमिलरली जो आपका गैलेक्टोज होता है जो डाइजेशन के नतीजे में आपको मिला था और लिवर में स्टोर हुआ था, वो कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे बाय द एंजाइम म्यूटेज, और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है यहाँ से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो हैं उनसे भी हम ग्लाइकोलिसिस जो है उनके ज़रिए भी परफॉर्म की जा सकती है। So this is a complete overview of glycolysis. Now I hope that you guys have understand it well, and next जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे
PDH रिएक्शन और उसके बाद क्रेब्स साइकिल के हवाले से, और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसको डिस्कस करेंगे. If you have any questions, then please let me know into the comment section, and I will try to answer most of them. Thank you.